morning students. I hope you all are doing fine today. We are going to continue with our first chapter of our chemistry section, matter and our surroundings. So let's begin. Right, so in our last class we were looking at how state of matter changes. उसमें हमने दो फैक्टर्स को पॉइंट आउट किया था. वन वाज टेम्परेचर, अनदर वन वाज प्रेशर. तो टेम्परेचर बारे हमने डिस्कस किया था कि इफ़ ही उसमें लेटेंट हीट एक रोल प्ले कर रहा था, दैट इफ़ ही इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट हीट इज़ यूज टू बेसिकली ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंक्रीज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जिससे कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती है. और इसका रिवर्स करेंगे तो वो जो चेंज ऑफ स्टेट है, यानी कि टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज़ करोगे, लेटेंट हीट रिलीज होगी, तो वो चेंज ऑफ स्टेट भी वापस रिवर्स हो जाता है. जो सेकेंड फैक्टर था दैट वाज प्रेशर. कि प्रेशर अगर इसमें क्या रोल प्ले करता है इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि अगर आपके पास कोई एक मैटर है, लेट्स से वी हैव अ गैस, है ना, एक गैस है आपके पास, कोई सा भी गैस आप ले सकते हो. अगर आप यू नो हाउ व्हाट इज़ द कंपल्शन ऑफ ए गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है. सो गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग एवरीवेयर फ्रीली एंड कम्प्लीटली विद हाई एनर्जी, राइट. अगर हम उन गैस के पार्टिकल्स को एक छोटे से कंटेनर में पैक कर दें, और उस कंटेनर में पैक करने के बाद हम लोग उस कंटेनर का साइज़ और छोटा करते जाए, तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इतना गैप था, वो गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए वी आर डिक्रीजिंग द गैप बाय अप्लाइंग और इंक्रीजिंग द प्रेशर. अब इफ़ यू लीव इट इन दिस स्टेट फॉर सम टाइम, तो क्या होगा कि वो जो गैप कम हुआ है उसकी वजह से उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगी तो इवेंचुअली वो जो गैस थी वो एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर भी बोल सकते हैं जो पहली स्टेट थी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. सो हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये किया कि हमने जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तो मॉलिक्यूल्स को हम पास ले आए, और उसकी वजह से जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई. इफ़ वी कैन स्टिल इंक्रीज मोर प्रेशर, तो वी कैन स्टिल कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू अ सॉलिड. तो ये वाली जो कंडीशन है ये एक्चुअली हेल्प करती है टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. प्रेशर एक रोल प्ले करता है इसमें. सो दिस वाज द वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट हाउ प्रेशर इज बेसिकली प्लेइंग अ रोल इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर. एंड इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे वी हैव दिस काइंड ऑफ अ फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर सॉलिड से लिक्विड तक आपको स्टेट को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा. प्रेशर अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो मॉलिक्यूल्स बीच थोड़ा सा ज़्यादा इजीली फ्लो हो पाएंगे. दैट इज़ वाई सॉलिड से लिक्विड चेंज हो सकता है. अगेन अगर लिक्विड से अगर आपको आगे फर्दर गैस में चेंज करना है तो प्रेशर आपको और भी ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ेगा. और उसके ऑपोजिट, अगर आपको गैस से लिक्विड में चेंज करना है तो यू विल हैव टू इंक्रीज द प्रेशर को आपको इंक्रीज करना है. और अगर लिक्विड से सॉलिड में और आपको अगर चेंज करना होगा तो अगेन आपको इंक्रीज द प्रेशर. यू विल हैव टू इंक्रीज द प्रेशर इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड, राइट. सो दिस इज हाउ if we combine temperature and pressure in such a way. हम लोग क्या कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड में हमने क्या किया था, टेम्परेचर को क्या किया था हमने, सॉलिड से लिक्विड में करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया था, राइट. और प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. सो बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर इस तरीके से रिलेटेड है अगर आप बात करो चेंजिंग ऑफ स्टेट. अब इसका ये साइन, इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द प्रोपोर्शनलिटी साइन. और इसको हमने बोला था कि जब इसके दोनों साइड जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर ये साइन बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी. लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है, वी हैव रिटन इट इन दिस मैनर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी के दोनों साइड में एक वैल्यू इस तरीके से, दूसरी वैल्यू एक तरीके से इन्वर्स लिख रहे हैं, दिस काइंड ऑफ एन इन्वर्स वैल्यू,
तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप भी आपस में कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, या फिर इसको हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस विच मीन्स टेम्परेचर, अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो और स्टेट चेंज करने के लिए अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में अगर हमें करना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बट प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। सेम थिंग इज हैपनिंग लिक्विड से गैस, अगर आपको पानी को उबालना है राइट, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर भी कम होना चाहिए, तो लिक्विड से गैस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। वाइल रिवर्स में अगर गैस यानी कि फॉर एग्जांपल स्टीम को अगर आपको वाटर में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ना चाहिए, तब जाकर ये वाली सिचुएशन होगी। एंड अगेन लिक्विड से सॉलिड में भी ये होगा। तो यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर आपस में कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर देन यू हैव टू डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है इफ यू वांट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर प्लेइंग अ रोल इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। So now let's move on to the last final key point in our chapter, which is evaporation. Evaporation आप लोगों ने commonly कई बार सुना होगा और in fact you also look at it in your daily life as well. Evaporation मतलब जब भी कोई liquid gaseous state में change होता है। सबसे common example हम लोग water का लेते हैं। When water is converting into steam या water is converting into vapor, उसको हम लोग evaporation कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले what we are going to do is we are going to write the definition of evaporation. So I am going to dictate it to you and you need to write it down. Okay, so listen carefully. When a liquid is converted into its gaseous state without using an external source of heat, then it is called evaporation. I am going to repeat it again. When a liquid is converted into its gaseous state without using any external source of heat, then it is called evaporation. ठीक है, अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई लिक्विड उसकी गैसेस स्टेट में चेंज किया जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट, आप कोई एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट लिए बिना अगर उसको चेंज कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। अब सी इसमें दो चीज़ें हैं, देयर इज ओनली इवेपोरेशन राइट, एंड देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग में भी इवेपोरेशन हो रहा है राइट, बॉइलिंग में भी लिक्विड स्टेट गैसेस स्टेट में चेंज हो रही है, बट वहाँ पर एक तरीके से हम एक एक्स्ट्रा सोर्स ले रहे हैं, तो दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। और सिर्फ एवेपोरेशन अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है। अगर आपके पास अगर आप इफ़ यू हैव अ बोल ऑफ वाटर, अगर आप उसको सिंपली रख भी दो है ना, आपने ऐसे प्लेस कर दिया उसको, तो भी उसमें क्या होता जाएगा, एवेपोरेशन होगा। यू वोंट बी एबल टू सी इट, एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी आपको दिखेगा और आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इट विल हैपन राइट। तो इसको आप एक तरीके से एक और डेफिनेशन भी इसमें आप यूज़ में ले सकते हो, जस्ट राइट इट डाउन। व्हेन ए लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड into its gaseous state below its boiling point, then it is called evaporation. I am going to repeat it again. When a liquid is getting converted into its gaseous state below its boiling point, then it is called evaporation. अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी लिक्विड को गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं, और ये काम हम कहाँ कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बिलो, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचने की जरूरत नहीं है हमें, बॉइलिंग पॉइंट से पहले अगर ये काम हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये जो डेफिनेशन है, यू कैन यूज़ आइदर ऑफ दीज टू डेफिनेशंस, जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट या ईजी लगे।
and you just need to remember the definition of evaporation. Now अब इसमें evaporation कुछ factors पे depend करता है, ठीक है? कौन कौन से factors हैं? जो कि evaporation को affect करते हैं. सबसे पहला factor हम लोग इसमें बोल सकते हैं सरफेस एरिया, ठीक है. सेकंड फैक्टर हो जाएगा विंड स्पीड, राइट. थर्ड फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर, एंड जो फोर्थ फैक्टर होगा दैट वुड बी ह्यूमिडिटी. तो इन चारों फैक्टर्स को एक बार समझ लेते हैं. सबसे पहले सरफेस एरिया की बात है. अब सी दिस इज क्वाइट अ कॉमन ऑकरेंस की जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोगों को, कुछ लोग तो लेट्स से दे हैव टी इन ए कप, राइट, या फिर टी की बात नहीं करें तो लेट्स से मिल्क की बात करते हैं, हॉट मिल्क. कुछ लोग तो ग्लास से पीते हैं, राइट. और कभी कभार जो हमें जल्दी पीना होता है तो हम उसको एक बड़े वेसल में डालते हैं, है ना, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए. अब व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इज कि एक्चुअली क्या होता है कि जितना इवेपोरेशन इज काइंड ऑफ ए सरफेस प्रोसेस. सरफेस प्रोसेस कैसे है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली मूविंग अराउंड इन ए लिक्विड, तो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वन थिंग इज हैपनिंग कि एक मॉलिक्यूल जब दूसरे टकराता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. ये आप नॉर्मली भी देखते हो, जैसे अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर आप उसको कोई बॉल है, अगर आप उसको दूसरी बॉल से हिट करते हो तो जो बॉल मूव हो रही है जब वो रुकी हुई बॉल से टकराती है तो वो रुकी हुई बॉल है वो मूव होने लग जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, राइट. तो ऐसा ही कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ भी होता है. एक मॉलिक्यूल जब दूसरे टकराता है तो क्या होता है कि दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है. अब ऐसा होते होते व्हाट हैपेंस इज कि some molecules get a lot of energy, it gathers a lot of energy, and when that happens तो वो molecules क्या होते हैं, जो सरफेस है वाटर का या जो भी लिक्विड है उसका सरफेस है, उस लिक्विड से उस सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं या फिर रिलीज हो जाते हैं गैसियस फॉर्म, राइट. तो दिस इज व्हाई इवेपोरेशन occurs and this is why we call evaporation as a surface process, ठीक है. तो जितना बड़ा सरफेस होगा उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज हो सकते हैं, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, अब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स टकराए और कुछ मॉलिक्यूल्स में तो एनर्जी इंक्रीज हो गई एंड कुछ मॉलिक्यूल्स में एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है. सो दिस जो डिक्रीज इन एनर्जी है वो क्या करती है, एक तरीके से लिक्विड को ठंडा कर देती है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट, इट इज रिलेटेड टू द एनर्जी. तो जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बचे हैं, दे हैव लेसर एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी तो दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो गई जो कि रिलीज हो चुके हैं, राइट. सो जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं दे हैव लेसर एनर्जी, एंड सिंस दे हैव लेसर एनर्जी तो ओवरऑल जो लिक्विड है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, राइट. तो जैसे हमने सरफेस एरिया बढ़ाया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए उतने ही ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स बचे हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है, एंड दैट इज़ हाउ ओवरऑल जो अपना मिल्क है फॉर एग्जांपल वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है. एक और एग्जांपल आप लोग देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कपड़े सुखाते हैं, है ना, धोने के बाद जब वी हैंग द क्लोथ्स, तो ऐसा नहीं होता हम ऐसे करके और क्लोथ्स को हैंग कर देते हैं. वी डोंट डू दैट. वी स्प्रेड द क्लोथ्स व्हेन वी आर हैंगिंग इट ऑन द वायर, बिकॉज जब हम उसको स्प्रेड करते हैं तो ज़्यादा एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वी नो कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, एंड ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं तो वो बेसिकली जल्दी ठंडा हो सकता है, जल्दी सूख सकता है, जल्दी ड्राई हो सकता है. तो सरफेस एरिया इज द फर्स्ट फैक्टर. इसको हम लोग ऐसे में लिख सकते हैं, सरफेस एरिया इज जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ
रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना, सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. सेकंड चीज़ है विंड स्पीड. अब नाउ यू नो दिस ऑलरेडी कि जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, राइट, अब क्या होता है कि ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो वो जो मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं उसकी जो सॉर्ट ऑफ एक रेट है वो भी बढ़ जाता है. एंड ऑब्वियसली वी नो अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है कि जल्दी जो है वो इवेपोरेशन. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स से वी हैव let's say this is a cup, okay, and let's say it's a hot liquid. किसी भी hot liquid could be tea, coffee, milk, could be anything. इसके वेपर्स आ रहे हैं ऊपर, है ना, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं. अब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आते हैं, राइट, तो ये एरिया इट इज़ फिल्ड अप विथ व्हाट, फिल्ड अप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस लिक्विड. इस लिक्विड के मॉलिक्यूल से ये एरिया फिल्ड अप हो गया. और जब कोई एरिया फिल्ड अप हो जाता है तो उसमें और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ऐड होना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज काइंड ऑफ दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग इज क्राउडेड. लेकिन जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे. और जब ये मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे तो बेसिकली मोर स्पेस इज क्रिएटेड, तो ज़्यादा और मॉलिक्यूल्स फिर इस एरिया में आ सकते हैं गैसेस फॉर्म, राइट. सो दिस इज़ वाई वी आर सेइंग कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन भी जल्दी होता है, क्योंकि विंड स्पीड है तो एक स्पेस क्रिएट होता जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए टू बी कमिंग इनटू द गैसेस फ्रॉम द लिक्विड. ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज काइंड ऑफ एन ऑब्वियस थिंग. हमें पता है अगर हम हीट, अगर आप गर्मी में रख रहे हो, धूप में रख रहे हो, या अगर आप ठंडे टेम्परेचर में रख रहे हो तो उस टेम्परेचर का भी फ़र्क पड़ता है. जितने ज़्यादा आप टेम्परेचर में रखोगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे और उतनी ही जल्दी वो एनर्जी गेन कर कर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो टेम्परेचर बढ़ेगा और इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. सो दैट इज़ वाई टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of evaporation. Now humidity, let's talk about humidity. अब humidity के साथ क्या केस है? Humidity is what? Humidity is basically amount of moisture in air. Air के अंदर water का या moisture का content कितना है, that is humidity. आप लोगों ने normally सुना होगा और news में देखा होगा कि भाई today is 50% humidity, today is 70% humidity, today is 80% humidity. Now क्या होता है कि हमारे जो एयर है उसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है कि उसमें कितना वाटर आ सकता है या कितना वाटर वेपर आ सकता है, राइट. दैट इज़ वाई हमें परसेंटेजेस में शो करते हैं कि 50%, 60%, 80%, बिकॉज एयर की एक फिक्स कैपेसिटी है. अब व्हाट हैपन्स इज कि जब एयर में ये कैपेसिटी पूरी हो जाती है, लेट्स से व्हेन देयर इज़ 100% ह्यूमिडिटी, तो उसमें और ज़्यादा ह्यूमिडिटी आप ऐड नहीं कर सकते, और ज़्यादा ह्यूमिडिटी उसमें आप ऐड नहीं कर सकते. तो वो एयर क्या पहुंच गया, एक तरीके से एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया. एक सैचुरेशन लेवल उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर कोई चीज़ पूरी तरीके से फुल हो जाए. जैसे हमारा पेट भर गया, वी आर नाउ सैचुरेटेड, राइट. सेम थिंग इज हैपनिंग व्हेन एयर में 100% ह्यूमिडिटी हो, यानी कि 100% मॉइस्चर हो, तो एयर भी क्या हो गई, एक तरीके से सैचुरेटेड हो गई. बट लेट्स से अगर एयर 100% सैचुरेटेड नहीं है, इट्स लेट्स से 80% सैचुरेटेड, और लेट्स से उसमें 80% ह्यूमिडिटी है या 50% ह्यूमिडिटी है, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट वी कैन स्टिल ऐड इन द एयर. एंड दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो उसमें आप ज़्यादा और मॉइस्चर ऐड नहीं कर सकते, और अगर और मॉइस्चर और या और वाटर वेपर ऐड नहीं कर सकते हो तो बेसिकली उससे क्या मतलब हुआ, उससे क्या हमें रिजल्ट मिला कि इवेपोरेशन स्लो हो गया है. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन. ये एक तरीके से हमने पहले भी देखा था, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, एंड इसको हमने इस तरीके से ये, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखी है, इनवर्स वैल्यू लिखी है. दिस इज एन इनवर्स वैल्यू, है ना, 1 रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्स वैल्यू. तो ये क्या शो कर रहा है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यानी कि ये दोनों आपस में कैसे
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली रिलेटेड, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। द matter related to these factors will be given to you in your notes that will be provided with this lecture, and this is basically the end of your chapter. इसमें next जो हम लोग करेंगे that will be the activities and also some activities and also the question answers that we'll do in our next class.